अभी भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। सो रेस्पिरेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? exchange of gas from the surrounding and the organism, and from organism to each and every parts of the body, and from each and every parts of the body into the cell wherein the mitochondria will produce the energy. करेक्ट है ना? तो बेसिकली रेस्पिरेशन का मतलब ही यही है कि सबसे पहला exchange of gas between the surrounding and the organism. सेकेंड इज ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होगा carrying the gas, and the lastly is each and every part of the cell will utilize it in the form of energy, and it will store also in the form of energy, that is the ATPs. And there is a special organelle for that, that is the mitochondria. But when we see about the evolution, there are different type of respiratory organs. Now we all are having lungs, but ऐसा नहीं है कि पहला जो ऑर्गेनिज्म था उसके पास भी लंग्स ही था. You can just go through this table, all of you. ये टेबल एक बार देखो आप लोग कि कौन से एनिमल के पास कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है. Still the children are joining. ठीक है, बाकी के बच्चे लोग ये एक बार रिवाइज करो, एक बार देखो which organism produces has which type of respiratory organ. Yes, have you all seen this table? Yes. Yes, ma'am. Now, the respiratory system has two parts, that is the conducting part and the respiratory part. What do you mean by the term conduction? Conducting या conduction का मतलब क्या होता है? Passing on. Passing on. ठीक है? जैसे आपने, अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा तो कंडक्शन का मतलब फूड माउथ से फेरिंग्स में जाएगा, फिर इसोफेगस में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जब जाता है तो उसे हम बोलते हैं कंडक्शन बायोमेम. तो वैसे ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कंडक्टिंग पार्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हमारे लंग्स में चला जाएगा. नो, नॉस्ट्रिल्स के बाद कहाँ पर जाएगा? Again it will go into the larynx, then larynx से trachea, then trachea से primary, फिर secondary, फिर tertiary, फिर alveoli, फिर मतलब ऐसा पूरा conduction है, मतलब conducting system है पूरा, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है. और दूसरा है अपना respiratory part. So we know that the structural and the functional unit of our lungs is the alveoli. और alveoli किस चीज से बना होता है? सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम से.
हमारा ब्लड वेसल भी किससे बना है, हमारा कैपिलरीज हमने पढ़ा है, क्योंकि कैपिलरीज से ही तो एक्सचेंज होता है। तो कैपिलरीज भी किससे बना है, सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम। उसी तरह से हमारा एल्वियोलाई भी बना है सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम से। व्हाट इट, दिस इज अ स्ट्रक्चर। हमारे लंग्स के ऊपर देयर इज अ कवरिंग ऑफ अ प्लूरल मेम्ब्रेन, and then all these structures we have already understood, we have already studied, we have learned the epiglottis. epiglottis कहाँ पर प्रेजेंट होता है, pharynx रीजन में होता है। हमने पढ़ा था कि pharynx में एक ओपनिंग है जिसे हम ग्लॉटिस कहते हैं, और ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ये एपिग्लॉटिस का काम क्या है, इट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन, इट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। Our lungs are protected inside the rib cage. Just go through the diagram, all labelings. You can see that our lungs is resting on the diaphragm. Between our two lungs, there is a space, and that space where heart is present, इसे हम क्या कहते हैं, mediastinum. So again we have all, अगर आपने रिवाइज किया है तो ये सारी चीजें हमने पढ़े हैं। एक्सटर्नल नोज पढ़ा, ठीक है। तो हमारे एक्सटर्नल नोज में ओपनिंग है, तो बायो में ओपनिंग को क्या कहा जाता है, ऑरिफिस कहा जाता है। प्लीज नोट डाउन, बायो में ओपनिंग को ऑरिफिस कहा जाता है। तो हमारे एक्सटर्नल नोज में दो ओपनिंग है, हाँ, तो उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। और ये नॉस्ट्रिल कहाँ पर ओपन होता है, हमारे नेजल चेम्बर में। मैंने आपको नॉर्मल लेक्चर के टाइम पे नेजल चेम्बर में 3 रीजन्स होते हैं, कौन बताएगा मुझे, हु विल टेल मी अबाउट द 3 रीजन्स ऑफ द नेजल चेम्बर। टेक्स्ट बुक से देख के हमने पढ़ा था कि नेजल चेम्बर में 3 रीजन्स हैं। हाँ बोलो बेटा। वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी पार्ट, olfactory चेम्बर और सेंसरी चेम्बर। शाबाश, वेरी गुड बेटा, यस। सो इट वाज द वेस्टिब्यूल जहाँ पे हेयर्स होते हैं, देन द रेस्पिरेटरी पार्ट जो एयर कंडीशन का काम करता है, मैंने बताया था, और लास्ट में देयर इज अ सेंस ऑफ स्मेल का स्ट्रक्चर, दैट इज olfactory। वेरी गुड बेटा। देन फेरिंग्स पढ़ा हमने, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज, उसके ओपनिंग को हम ग्लॉटिस बोलते हैं, उसके ऊपर एक फ्लैप है उसे एपिग्लॉटिस बोलते हैं। तो हमने फेरिंग्स में इतनी चीजें पढ़ी। फिर हमने लैरिंग्स में क्या पढ़ा कि लैरिंग्स एक साउंड बॉक्स है, और मेल में मतलब मेल चाइल्ड में जब वो प्यूबर्टी में आता है तो एक प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर नेक में फॉर्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एडम्स एप्पल। लैरिंग्स इन केस ऑफ बॉयज आर कॉल्ड एज एडम्स एप्पल, ठीक है, क्योंकि बॉयज में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, हाँ, द वॉइस चेंजेस। ओके, फिर मैंने आपको साउंड बॉक्स के बारे में बताया। देन वी हैव लर्न अबाउट द ट्रेकिया आल्सो। ट्रेकिया के ऊपर कार्टिलेज का कवरिंग होता है, कौन से शेप का कार्टिलेज का कवरिंग होता है, सी शेप। सी शेप, वेरी गुड बच्चा, सी शेप। फिर जो ट्रेकिया है वो दोनों लंग्स में पेनिट्रेट करता है इन द फॉर्म ऑफ ब्रोंकाई। तो लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई बनेगा, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, फिर टर्शियरी से बहुत सारे छोटे 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 मिलियंस ऑफ ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स का जो लास्ट पार्ट है उसे हम एल्वियोलस कहते हैं। तो जस्ट गो थ्रू दिस पार्ट। एल्वियोलाई क्या है, जहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैस हो पाता है। ये एक बार ये वाला पैराग्राफ आप जस्ट रीड करो, ब्रोंकाई वाला पैराग्राफ आप रीड करो।
देन कम्स द लंग्स। लंग्स कैसा है? सॉफ्ट है, इलास्टिक है, हमारे थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, उसमें भी डबल लेयर है जिसे हम प्लूरा कहते हैं। डबल लेयर है मतलब उसमें भी आउटर और इनर है, तो आउटर को पैराइटल बोलेंगे हम हमेशा, अंदर वाले को विसरल बोलते हैं। उन दोनों के बीच में एक फ्लूइड है जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कहेंगे, जैसे हमने हार्ट में पढ़ा था उसी तरह से बेटा। हार्ट में भी हमने बाहर के वाले लेयर को क्या कहा था? सरस में जो था पैराइटल एंड विसरल, उसके बीच में भी पेरिकार्डियल फ्लूइड था। वैसे यहाँ पे भी पैराइटल लेयर, विसरल लेयर, इसके बीच में जो फ्लूइड है इसे क्या कहेंगे? प्लूरल फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, ये भी शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करता है। देन वी हैव लर्न द स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। पहले ब्रीदिंग, फिर आएगा डिफ्यूजन ऑफ गैस इन द एल्वियोलाई, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, then diffusion, and then finally each and every cell will utilize it, means it will catabolize for the release of CO2 and generation of ATP. If you all have revised, then किसी को भी कुछ डाउट नहीं रहेगा, I think so. Then I think so this page is not clear, but I think so you can be able to distinguish. So distinguish between inspiration and expiration. What are the structural changes? Inspiration means taking in of the air and expiration means releasing out. If you are having this part, you can just see whether आपके इसमें अच्छे से दिख रहा है क्या बेटा, और otherwise we can read also, but थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। Just revise this part, inspiration and expiration, revise करो फटाफट। देखा बेटा? Yes or no? You can see the other part also. Yes, ma'am. Yes. Yes. See, today for NEET there are 59 children, and that day there were only 14 children. Correct, na? Why? Where were the other children that day? Now 60 has become. I think so. They must be thinking it is normal lecture, therefore they have joined, or what? No, ma'am. उस टाइम मैंने एडमिशन नहीं लिया था, मुझे 2 हफ्ते हुए लेके। अच्छा अच्छा, ओके ओके, डन। आपको ये बट समझ में आ रहा है क्या बेटा? ये मैंने ना ऑलरेडी लेसन पढ़ाया है। हाँ, मैं था उस लेक्चर पे, सर्कुलेशन वाले में। आप थे क्या? रेस्पिरेशन हाँ। में भी थे ना? हाँ हाँ। अच्छा ठीक। जो न्यू कमर्स है बेटा, प्लीज लेट मी टेल यू फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, ये लेसन वी हैव ऑलरेडी लर्न इन डिटेल फॉर द थियरी पार्ट, एंड देन नाउ वी आर लर्निंग द नीट पार्ट, बिकॉज फिर कैसा है ना, आपको तुरंत तुरंत रहता है तो आपको सॉल्व करने में भी अच्छा लगता है, और रिवाइज करोगे आप 2-3 बार तो आपका बोर्ड्स का भी पढ़ के हो जाता है। तो न्यू स्टूडेंट्स को अगर कुछ डाउट है तो यू कैन जस्ट आस्क मी। अच्छा, ऑल्टरनेट इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन टुगेदर को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी साइकिल। दिस आल्सो वी हैव सीन इन माय पीपीटी, आई हैव शोन दिस इन माय पीपीटी। कितना होता है ये? हाँ, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होता है। ठीक है, उसको हम चेक किससे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ स्पाइरोमीटर। मैंने आपको जब नॉर्मल पीपीटी में इसका फोटो भी दिखाया था स्पाइरोमीटर का, इफ यू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इफ यू रिमेम्बर।
सो नीट के लिए बेटा ये वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट है बहुत ही। इसके फिगर जो है ना ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। जैसे कि टाइडल वॉल्यूम, दिस इज द नॉर्मल एयर विच वी एक्सपायर एंड इनहेल एंड एक्सपायर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml। तो कितना होता है? A healthy man inspire or expire around 6,000 to 8,000 ml of air per minute। ये सारा फिगर आपको याद रखना बहुत 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 जरूरी है, which is many times asked in the NEET exam. All these figures you have to memorize. Anybody is having any doubt in this figure? किसी को कुछ डाउट है, नहीं समझाता, ऐसा कुछ है क्या? मैंने इसके साथ ही आपको डेड स्पेस भी एक्सप्लेन किया था, which was 150। Anybody? Shall we move down? Yes, All Yes, these ma'am. values also beta we have seen, all the vital capacity, total lung capacity, which has been abbreviation, uska abbreviation just dekh lo। Everything we have already learned in detail in the theory class। Then exchange of gas, exchange of gas kaise hoga? Now this figure also we have already seen कि first देखो ये वाला डायग्राम पे हम आते हैं। यही वाला डायग्राम मैंने आपको नॉर्मल पीपीटी में एक्सप्लेन किया था। दिस वाज द सेम डायग्राम। जब हम इंस्पायर करते हैं एयर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 140 mm ऑफ Hg, और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्वियसली कम रहता है। तो बिकॉज ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू द ब्लड वेसल्स, तो ऑक्सीजन यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगा। कहाँ पर? पल्मोनरी वेन में डिफ्यूज हो जाएगा। अब पल्मोनरी वेन से, दिस इज द ओनली वेन विच इज कैरिंग द ऑक्सीजन वाला ब्लड, ये हमने पढ़ा लास्ट टाइम पे। दिस इज द ओनली वेन विच कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो है वो अपने हार्ट में लेकर आएगा। कहाँ पर आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप हुआ by systemic aorta या systemic artery, again the oxygen वाला blood will be carried to all parts of the body। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आ रहा है ब्लड वेसल्स। अब हमारे टिश्यू और सेल ने ऑलरेडी काम किया है, मतलब ऑलरेडी एनर्जी जनरेट किया है, तो वहां पे बहुत सारा CO2 जमा हुआ है। तो यहाँ पे टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है as compared to the oxygen, so again the CO2 will come back in the blood vessels and oxygen will come down। this CO2 will be carried with the systemic veins, okay, by the veins, and then again it will return to the heart। from the heart again the right ventricle will pump the blood with the help of pulmonary trunk, which will divide into the pulmonary artery। the blood will be carried back to the lungs, again in the lungs, because here again there is a difference in the partial pressure, the carbon dioxide will go back to the alveoli, and when the carbon dioxide will come here, we expire the air। now again what you have to remember over here is what is the partial pressure everywhere। so when you see this particular part here, the partial pressure of oxygen will be 104 and CO2 का 40 रहेगा। ये फिगर आपको कंपल्सरीली याद करना है। टिश्यू की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 होगा और CO2 का 40। अगेन इस साइड अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन 40 पे आ गया और CO2 ज्यादा हो गया, 45 हो गया। हाँ, तो आपको ये जो तीन फिगर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दिस तीनों फिगर्स। Then we have seen that the membrane is made up of this simple squamous epithelium, और जब भी कोई एपिथेलियम होगा तो वो हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होगा। तो आप देख सकते हो कि एल्वियोलाई का बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर ब्लड वेसल्स का बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर वहां से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। Then we have seen the Bohr's effect। बोर्स इफेक्ट को ही हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं, है ना। डू यू ऑल रिमेम्बर ऑल दिस थिंग? सबको याद है ना बेटा?
अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ रहा है तो प्लीज इंटरप्ट नो मैम मी। याद है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। सो what we have learned for the Bohr's effect or the oxygen डिसोसिएशन कर्व, एकदम सिंपल सा चीज है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, और अगर CO2 ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा। वेरी सिंपल सा चीज विच वी हैव एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। तो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ते जाएगा, CO2 में बोल रही हूँ, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ते जाएगा, ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, जिसे हम डिसोसिएशन कहते हैं। और अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो यही ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन कंबाइन करेंगे। ठीक है, सो दिस वी हैव शोन विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, सो द फंडा इज वेरी सिंपल, more of CO2 dissociation, more of oxygen formation. Okay, we have seen that 97% of RBC is having hemoglobin, and 97% of oxygen is carried with the help of oxyhemoglobin. 3% हमने देखा प्लाज्मा में डिसॉल्व रहता है। यही चीज हमने कार्बन डाइऑक्साइड में भी देखा था, इफ यू रिमेम्बर। कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऐसे हमने दो कैटेगरी किया था, मैंने आपको टैबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन किया था कि ऑक्सीजन 97% by hemoglobin and 3% in plasma. Similarly, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी मैंने बताया था कि 7% in plasma, 23% in hemoglobin, and maximum person means 70% अगर आप पकड़ लो तो 70% in the form of bicarbonate. Understood? Understood बेटा? क्या बोल रही हूँ मैं? Yes. Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पे वापस इस टॉपिक पे आते हैं वंस अगेन। तो बोर्स इफेक्ट में क्योंकि हमें ये रफली एस शेप का कर्व नजर आ रहा है, मींस ऊपर जाके ये स्टैग्नेंट हो रहा है ना, मींस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है और फिर जाकर स्टैग्नेंट हो रहा है। तो ऐसा जब भी कर्व आता है कि वो धीरे 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 बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, फिर एक लेवल में आके कांस्टेंट हो जाता है, तो ऐसे कर्व को हम सिग्मॉइड कर्व कहते हैं, सिग्मॉइड कर्व। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज अ सिग्मॉइड शेप कर्व। सो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहाँ पे फेवर्ड होता है और डिसोसिएशन कहाँ पे फेवर्ड होता है, उसके कंडीशंस क्या क्या है, प्लीज गो थ्रू दिस टू कंडीशंस। फॉर्मेशन कब होगा और डिसोसिएशन कब होगा, ये चारों थिंग आपको घुमा फिरा के नीट में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अगर आप एकदम क्लियर हो कि फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, हाई PO2, लो CO2, लो H+ एंड लो टेम्परेचर, तो आपको कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने दो, यू विल बी एबल टू आंसर। अगेन डिसोसिएशन के लिए क्या जरूरी है, लो PO2, और बाकी का सब अगर हाई रहेगा तो फिर डिसोसिएशन। सो प्लीज गो थ्रू दिस 4 parameters by which it is favoring and helping in dissociation. So with the help of studies, it has been found out that 100 ml of oxygenated blood can deliver about 5 ml of oxygen to the tissues. नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी रेशियो कुछ ऐसा ही है, एकदम कम 7% बाय प्लाज्मा, उससे थोड़ा ज्यादा बाय हेमोग्लोबिन, और सबसे ज्यादा 70% इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। फिर हमने यहाँ पे बताया कि CO2 विथ हेमोग्लोबिन को हम क्या नाम देते हैं, वी से इट एज अ कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। अगर जब हम CO2 की बात करते हैं तो अगेन बहुत फेवरेट क्वेश्चंस है हर साल का ये एंजाइम के बारे में, नीट में। हाँ, 1 साल या 2 साल स्किप करके ये तो एंजाइम के बारे में पूछते हैं क्योंकि ये लगता है उनका फेवरेट क्वेश्चन हो गया है। सो हम अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ रहे बेटा, तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस एंजाइम। एंजाइम का नाम बहुत ही सिंपल है,
कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज फॉरवर्ड रिएक्शन भी कराता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी कराता है, मतलब यही एंजाइम दोनों के लिए मदद करता है। ठीक है, आप देख सकते हो एरो मार्क, ये HCO3 तक बना रहा है, फिर HCO3 से वापस CO2 बना रहा है, तो सेम एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल। सो कार्बोनिक एनहाइड्रेज is an important enzyme for the formation of HCO3 ions. Okay? ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये एंजाइम? तो हमारे आरबीसी में और हमारे प्लाज्मा में, दोनों जगह में सेम रिएक्शन होता है, तो ये दोनों जगह पर प्रेजेंट है। देन ऑल यू कैन जस्ट सी ओवर हियर, जैसे हमने ऑक्सीजन का पढ़ा, वैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड का देख सकते हो कि 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 4 ml। हमने ऑक्सीजन में क्या पढ़ा था, देखो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए आपको समझ में आएगा। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि हम सिर्फ ब्रीदिंग कर रहे हैं, वो इतना सिंपल सा प्रोसेस नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं उसके रेगुलेशन की। तो यस, जैसे हमने हार्ट का देखा था कि हार्ट में भी रेगुलेटरी सेंटर्स थे, हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में हमारा ANS के वजह से, वैसे ही उसी तरह हमारे पास रेगुलेटरी सेंटर्स हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल ऑब्वियसली इट विल बी इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, और साथ में पॉन्स वेरोली जो होता है ब्रेन का रीजन, मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर ही पॉन्स वेरोली एक एरिया है ब्रेन का जहां पे न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, देन केमिकल कंट्रोल में अगर CO2 का लेवल कम या ज्यादा हो गया, अगर CO2 और H+ का आयन कम और ज्यादा हो गया, तो देयर आर केमोसेंसिटिव एरिया और केमो रिसेप्टर्स जो थोड़ा भी केमिकल्स में अप एंड डाउन को डिटेक्ट करते हैं, और उसी तरह से हमारे लंग्स को सिग्नल देते हैं कि वो या तो एक्सपायर करे एयर को या तो इंस्पायर करे एयर को। ठीक है, तो you can just have this look. I've shown you again with my PPT all the centers. मैंने आपको एपन्यूस्टिक सेंटर भी एक्सप्लेन किया था, न्यूमोटॉक्सिक के अलावा मैंने आपको एपन्यूस्टिक सेंटर भी एक्सप्लेन किया था, इफ यू रिमेम्बर। याद है ना बेटा? ऑल दी एपन्यूस्टिक सेंटर और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर एक दूसरे से एंटागोनिस्टिक है। और फिर बहुत सारे डिसऑर्डर्स, अस्थमा, एम्फाइसीमा एंड ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। So I don't think so कि there is any doubt in this. इसके अंदर तो ये भी नहीं है, what to say, one more effect, that is a Haldens effect, Hamburger's effect, but that we have already learned in detail in this part, theory part. याद है ना आपको Hamburger's effect, that is chloride shift. Understood? So shall we solve the questions, beta? When you solve the questions, if you feel any difficulties, I will be surely solving out. So take your time and solve these 5 questions. What should be the answer for first? Which of the following is utilized by the organism? Oxygen. Oxygen. Yes.
ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ही नहीं फॉर द जनरेशन ऑफ एटीपी। नेक्स्ट सेकंड का कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, वेरी गुड बेटा। थर्ड वन Simple diffusion diffusion over body over surface. body surface, शाबाश। गिल्स किसके पास होता है? शार्क, मोलस्क, Shark, mollusk, Stafford tadpole, सी ऑप्शन। यस, टैडपोल क्या है बेटा? इट इज अ लार्वे ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग, फ्रॉग के अंदर हमें मेटामॉर्फोसिस देखने के लिए मिलता है, मतलब कि जो उसका बच्चा है वो पूरा टोटली अलग, उसका लाइफस्टाइल है टोटली अलग दिखता है, एंड बड़े होने के बाद वो एम्फीबियन हो जाता है। टैडपोल इज अ, वो पूरा पाइसेस के जैसा लाइफ जीता है, मींस एक्वाटिक एनिमल जैसा रहता है। इसमें से कौन है जो हैज मॉइस्ट क्यूटिकुलर? Earthworm. क्यूटिकुलर मतलब, और अगर अर्थवर्म भी है और रैबिट, शाबाश बेटा। क्यों? क्योंकि रैबिट इज अ मैमल। सिलेंट्रेड्स के बारे में क्या करेक्ट है? सिलेंट्रेड्स exchange of हाइड्रा। O2 with exchange CO2 of takes CO2, place by O2 and simple CO2. diffusion. शाबाश बेटा। हाँ, it takes place with the help of a simple diffusion. So B is the right answer. Correct. एक बार का मैं आगे करूँ। फ्रॉग, yes, let me tell you कि अभी इसमें फ्रॉग का है बेटा, बट अभी इस फ्रॉग का पार्ट has been deleted. ठीक है, for you all. You have to only learn about the cockroach. पहले के सिलेबस में ना नीट में कॉकरोच, फ्रॉग और अर्थवर्म तीनों था, तो पर अभी आपको अर्थवर्म और फ्रॉग को डिलीट कर दिया गया। ओनली यू हैव टू लर्न अबाउट कॉकरोच। तो अगर बाई चांस ये आया भी तो आई थिंक सो कि आपको आएगा कि नहीं आएगा, जस्ट ट्राई। नहीं आएगा तो आई विल हेल्प यू। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। सी ऑप्शन। यस, क्योंकि ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है, तो यस, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। 9th वाला देखो बेटा। One is correct, two is incorrect. One is correct, two is incorrect. अर्थवर्म के पास ट्रेकिया नहीं है, ट्रेकिया नहीं होता। हमने ट्रेकिया किसके पास पढ़ा था बेटा? ट्रेकिया किसके पास होता है? कॉकरोच के पास। यस, इंसेक्ट्स के पास, इंसेक्ट्स के पास ट्रेकिया होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो राइट बताया उन्होंने, बट अर्थवर्म में ट्रेकिया डाला इसलिए रॉन्ग हो गया। प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाइट डू नॉट कोलैप्स बिकॉज, क्यों नहीं कोलैप्स होते हैं? Supported by cartilaginous rings. शाबाश, दे आर सपोर्टेड बाय द कार्टिलेजिनियस रिंग। तो कौन से पार्ट ऑफ ब्रोंकाई में कार्टिलेज का रिंग नहीं होता? टेल मी। Alveoli, एल्वियोलाई के पहले बेटा ब्रोंकियोल्स में भी नहीं होता है। ठीक है, ब्रोंकियोल्स में भी नहीं होता। एल्वियोलाई के पहले ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स का एंड पार्ट इज कॉल्ड एज एल्वियोलाई। ठीक है, ब्रोंकियोल्स में भी नहीं होता, प्लीज याद करके रखो। अच्छा, yes. नेक्स्ट वाला बेटा, और सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग। कौन है इनकम्प्लीट? Alveoli. Alveoli. इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग क्या है? क्वेश्चन बेटा ध्यान से पढ़ो तो। एक्सेप्ट है मैम उसके बाद। अच्छा अच्छा, ओके ओके, यस, एक्सेप्ट द एल्वियोलाई। ओके, एवरीवन इज हैविंग द, यस। नेक्स्ट 15th वन। Alveoli. Alveoli, yes. 16th, thoracic cavity, yes. Next,
प्लूरा प्लूरा शाबाश। ये सब किसका लेयर है जो बाकी का दिया है? प्लूरा तो Heart लंग्स का है, पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम हार्ट और ये भी 11th में पढ़ा है आपने ना। ये वाला समझो नहीं पढ़ा होगा इसलिए मैं आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये वाला तो पढ़ा है। याद करके बताओ किसमें बेटा? किडनी नो बच्चा, किडनी के ऊपर जो कवरिंग है उसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं, रीनल कैप्सूल। ग्लिसन्स कैप्सूल इज द कवरिंग ऑफ अवर लिवर। लिवर का क्या कवरिंग है। और ये जो ड्यूरा मैटर दिख रहा है ना बेटा, ये भी आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेसन में पढ़ोगे। तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो कवरिंग है ना उसे हम ड्यूरा मैटर कहते हैं। तो समझो ये आपने नहीं पढ़ा था इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड, बट ग्लिसन्स कैप्सूल तो आपको याद रहना चाहिए था। हमने लिवर पढ़ा है ना बेटा डिटेल में, ठीक है। सो ग्लिसन्स इज द कवरिंग ऑफ लिवर एंड ड्यूरा इज द कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है 18th वाला मैम सी सी ऑप्शन। yes, so pleura, pleural cavity and pleural fluid. okay, अपने हार्ट लंग्स में क्या है? ब्रोंकाई ब्रोंकियोल ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स एल्वियोल these are all direct questions and very simple questions. If you are thorough with the topic you can easily answer without wasting the time. तो आप देख सकते हो बेटा, देखो आपने 20 क्वेश्चंस कितना फटाफट सॉल्व कर लिया है। So that means what? If you are thorough with the topic, if you have understood the concept, it is very easy to solve the questions. Next beta. डी ऑप्शन। डी बोल रहे हो बच्चा? यस राइट है। देखो प्लूरल मेम्ब्रेन क्या बोला है उन्होंने, इन द लंग्स द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद डैश। प्लूरल मेम्ब्रेन किसका कवरिंग है बेटा? हमारे लंग्स का। और लंग्स के बाहर क्या है? लंग्स के बाहर हमारा रिब केज है। तो रिब केज को हम क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी कहते हैं। तो हमारा प्लूरल मेम्ब्रेन किसके साथ टच्ड है? उन्होंने क्या बोला है, वो किसके साथ क्लोज कांटेक्ट में है? तो हमारे थोरैसिक कैविटी के लाइनिंग के साथ, मतलब थोरैसिक कैविटी के इनर लाइनिंग के साथ वो क्लोज कांटेक्ट में है। whereas the inner pleural membrane will be in close contact with the lung surface, है कि नहीं? अंडरस्टूड? लंग्स के बाहर थोरैसिक कैविटी, या फिर आप थोरैसिक केज बोल सकते हो, या फिर आप रिब केज बोल सकते हो। और इसके प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर साइड में हमारा लंग्स है। So 21 ventilation of lungs डी ऑप्शन Yes. टू एड इन वेंटिलेशन ऑफ yes, लंग्स। ventilation. intercostal muscle and diaphragm Yes beta, very correct. 23 बी ऑप्शन। yes, is the B option, which is very correct. There's a second, third and the fourth one. Very good बच्चा। Next 24th का बेटा पढ़ाओ, बताओ। The air reaching exchange part of the respiratory system is warm, humid, and rich in rich O2. in obviously. O2 Yes, it should be always warm, humid, and it should be rich in the oxygen. Actual diffusion कहाँ पर होता है? Occurs at कहाँ पर होगा बच्चा? एल्वियोलर Alveolar And the and alveolar ducts. देखो अब ये वाला क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, 27th वन।
Just a second, beta. You read the question. I'm coming in 2 minutes. Huh? So have you solved 26 and 27, beta? Yes, ma'am. 26 का क्या आना चाहिए? Pressure pressure gradient. Pressure gradient. Yes, pressure gradient. 27 का बेटा? B option. Yes, pressure in the lungs is always higher than the atmospheric pressure. इसकी वजह से collapse नहीं होता. चलो अभी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. Which one is incorrect, बच्चा? B. B is incorrect. Yes. 29 is also inspiration occurs when? कभी होगा inspiration? जब intra pleural pressure Pulmonary. is higher. Intra pulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. Yes. It is a active process. दोनों भी active process है. कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं? Spirometer. Pyrometer. Yes. फिर 31. Sorry, 31. External. Yes, very good, beta. It is the External and internal External, intercostal internal muscles. postal. shabash. Forceful inspiration are Abdomen muscle. FI. Abdominal muscles. 33. 12 to 16 12 times to per 16 minute. times per minute. Okay, so again a direct question. अभी देखो यहाँ पे सब वो वॉल्यूम स्टार्ट हो गया. ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बोला था ये सारे वॉल्यूम्स याद करके रखने के लिए. IRV कितना होता है? हाँ बेटा. 2500. Ma'am, 32 का 2000. क्या बच्चा? मैम 32 का एक्सटर्नल आएगा ना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. फोर्सफुल इंस्पिरेशन के लिए कौन मदद करता है? तो जब आप फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर रहे हो बेटा, तो एब्डोमिनल मसल्स मदद कर रहे हैं ना, क्योंकि आप जब भी आप एयर अंदर जोर से लो बेटा, तो कौन ज्यादा इनफ्लैट होता है? एब्डोमेन के मसल्स इनफ्लैट होते हैं ना. अंडरस्टूड? ये दोनों तो नॉर्मल में भी मदद करते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. पर हमने क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे? फोर्सफुल इंस्पिरेशन पूछा है. अंडरस्टूड मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम. जब आप नॉर्मल भी रेस्पिरेशन कर रहे हो, जब नॉर्मल भी ब्रीदिंग कर रहे हो, तो उस वक्त तो एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल तो काम ही कर रहे हैं. बट हमने पूछा है कि फोर्सफुल जब आप इंस्पिरेशन करो, आप जबरदस्ती सांस अंदर लो. आप खुद करके देखो, जब आप फोर्सफुली इंस्पिरेशन ले रहे हो तो किसके ऊपर प्रेशर आ रहा है? आपके एब्डोमेन के मसल्स पे प्रेशर आ रहा है. यू कैन डू इट योर बाय योरसेल्फ. अभी भी आप करके देख सकते हो, है ना. सो फॉर फोर्सफुल
अगर ये फोर्सफुल वर्ड नहीं रहता यहाँ पे तो यू मस्ट हैव रिटन द इंटरकोस्टल मसल, बट व्हेन यू आर सेइंग इट इज अ फोर्सफुल देन ऑब्वियसली द एब्डोमिनल मसल्स हेल्प्स इन डूइंग इट. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. चलो अब इंस्पिरेटरी वैल्यू बताओ बेटा. IRV कितना होना चाहिए? 2500 to again 3000. it's a direct question बच्चों, it's a direct question. yes, then ERV plus RV is equal to हम क्या बोलेंगे? ये फिगर आपको याद होना चाहिए. मैं ऊपर वापस दिखाऊं क्या? वेट, ये क्वेश्चन के लिए आई एम गोइंग बैक द अबव दिस थिंग. देखो ये वाला, ये सब एब्रिविएशंस आपको याद रहेगा बेटा तो ही फिर वो हेल्पफुल है. FRC का मतलब है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. इट इज ERV प्लस RV इज इक्वल टू FRC. यही क्वेश्चन पूछा आई थिंक सो. ये फिगर्स आपको याद रखना पड़ेगा बेटा. एज आई टोल्ड यू, आप इसको एक बार लिख के एक बार लिख लोगे ना, 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे लिख के तो फिर आपको याद हो जाएगा. ये है बहुत सिंपल सा चीज, पर कंफ्यूजिंग क्या है इसके अंदर? द एब्रिविएशंस आर थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग. So let us go back to that question. So what should be the answer? FRC. Correct now? FRC. Yes, ma'am. 36 now. It is the नॉर्मल रेस्पिरेशन बोला है, तो नॉर्मल रेस्पिरेशन नाम आते ही आपको क्या आना चाहिए नाम? टाइडल वॉल्यूम. Volume. ठीक है बेटा, आप लोगों ने किसी ने रिवाइज नहीं अच्छे से किया है शायद. ठीक है बेटा, रिक्वेस्ट देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे वही है पूरा क्वेश्चंस, एंड बहुत ही सिंपल है वो क्वेश्चन. सिर्फ आपको ये फिगर्स याद रखना है और उसके मींस किसको ऐड करेंगे तो क्या फॉर्म होता है वो याद रखना है. सो नॉर्मल रेस्पिरेशन आते ही वर्ड आपको क्या याद आना चाहिए? टाइडल वॉल्यूम. तो 37 क्या पूछ रहे हैं? द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड बाय हेल्दी मैन पर मिनट इज कितना है? इट इज द 6,000 to 8,000 ml. correct. Then extra volume of air that a person can expire by forceful expiration. तो अब इसको क्या हम बोलेंगे? अगेन बहुत ही सिंपल सा है. Expiratory reserve volume. Reserve volume. शाबाश, that is the expiratory reserve volume. Okay, अभी देखो ये नीट में पूछा था. हाँ 39 वाला. Lungs are made up of air filled sacs that we know, जिसको हम alveoli बोलते हैं. वो कोलैप्स नहीं होते हैं इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन. क्यों वो कोलैप्स नहीं होते हैं? इतना क्योंकि लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम रहता है. अगर रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं रहता तो ऑब्वियसली वो पूरा कोलैप्स हो जाता. ठीक है, तो उनको पूछना क्या है कि अगर फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया, हमने क्या पढ़ा था नॉर्मल में, अगर हमने फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया ना तो भी एयर रह जाता है एयर में, तो उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम. तो यही चीज को उन्होंने एक कंडीशन बना के पूछा है. अंडरस्टूड? है वही कंसेप्ट, बट इट इज इन द आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सिचुएशन. चलो मैच द फॉलोइंग करो बच्चा. इसके लिए यू कीप द टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि ये सब फिगर्स आपको याद नहीं होंगे, तो यू कैन कीप द टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू कैन इजीली एबल टू फाइंड आउट द mls. टाइडल का 500 to 550. Yes, correct. And IRV का 2K to 3K फर्स्ट ऑप्शन. Very good बेटा, very good. आप बिना देखे बता रहे हो बच्चा? Yes ma'am. शाबाश, very good. And Then? expiratory का कितना बच जाता है? Very good. 1000 to 1100. $1100. Yeah. ठीक है, yes. नेक्स्ट लास्ट वाला बताओ.
B option remaining one. कौन सा बेटा? B option Yes, B 1100 option is to very correct. Yes. Very good. So vital capacity of lung का मतलब, vital capacity का मतलब क्या हमने पढ़ा था कि lung का what? Volume of air breathe out after forceful inspiration, उसको हम बोलेंगे vital capacity of lungs. Forceful inspiration करने के बाद भी जो एयर बच जाता है उसको हम कहते हैं लंग का कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी. अगेन अभी एफआरसी के लिए अपने को फिर से ऊपर जाके देखना पड़ेगा हाउ मच इट शुड बी. यू वांट मी टू गो बैक और यू आर हैविंग द टेक्स्ट बुक? इट वाज बीन आस्क्ड. No, ma'am. शुड आई गो बैक अबाउ? या आपने देखा अभी अच्छे से? रुको मैं वापस जाती हूँ बिकॉज मैम वो ERC प्लस RV करके निकाल सकते हैं ना? हाँ वही और इसके फिगर्स यहाँ पे दिए गए हैं. आ गया उसके फिगर्स जो दिए गए थे. You can see all the figures which has been given. So FRC is equal to ERV plus RV. So ERV and RV कितना है? ERV plus RV. तो इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो आपको FRC मिलेगा. 2100 to 2300. ठीक है. यस, तो एक बार वापस मैं नीचे जाती हूँ बेटा. कौन सा क्वेश्चन चल रहा था बेटा अपना? हाँ आया. So what should be the answer? It should be B वाला. ठीक है. दोनों को कैलकुलेट करने के बाद अपने को ये फिगर मिलता है. Next, maximum amount of volume of air in a person can breathe in after a forceful expiration is called as Vital capacity. Vital capacity. yes. Then 44. D option. Yes, very good. That is the total lung capacity. Total lung capacity is equal to everything. Addition of everything. करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है उन्होंने. So what is the correct option? Tell me. C, 3 and 4. 3 and 4. Shabash. Very good. Shabash. Dash is the primary. Again, a very simple question. Alveoli. Yes. Which phenomenon is responsible for diffusion of CO2 in the tissue? Which phenomenon? Simple diffusion. Simple diffusion. Okay. Yes. Next is the correct set of values. Again, as I've told you, that figure is very important. It's been asked. See, you can see the questions been asked over here. So, क्या होना चाहिए? PO2 in oxygenated blood. कितना होना चाहिए? 45 and sorry 95. 95. और ऑक्सीजन PO2 in 40. tissues 40. 95 and 40. जो नीचे वाला फिगर था, if you remember.
मैं वापस दिखाऊं क्या एक बार आपको? हाँ, ये वाला, ये देखो 95 एंड 40, ये फिगर, ये तीनों फिगर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये आपको याद रखना है। ये आपको पोजीशन पूछेंगे कि कहाँ पे कैसा है, एंड देन यू शुड नो दिस फिगर्स, दिस ऑल दिस 3 फिगर्स। चलो नेक्स्ट 49 बताओ, 49 का। Partial pressure of CO2 in alveoli is equal to the partial pressure of CO2 in where? Oxygenated blood. Yes, alveoli में भी partial pressure कम रहता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है। अंडरस्टूड? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एल्वियोलाई में भी O2 ज्यादा होता है ना, एल्वियोलाई में भी O2 ज्यादा होता है, वहां पे भी कम होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ये, और वैसे ही हमारे ऑक्सीजनेटेड में तो दोनों में इक्वल होता है। 40 mm of Hg. Yes, 40, yes. Partial pressure of oxygen in alveoli of lung is, एल्वियोलाई में क्या होगा? 40-45. नहीं बच्चा, ये वाला partial pressure of oxygen in the alveoli of the lung will be More than that in the than that blood. in the yes, blood. it will be more in as that of the blood. Yes, now 52 का आप जो बता रहे थे बेटा वो right है, that is the first वाला. Yes. Now 53 again, the question has been asked in a different form. है वही चीज है पर आपको अलग अलग फॉर्म में पूछा जा रहा है. 40 and 45. 40-45. 40 and 45, very good, शाबाश. All are very intelligent बच्चे लोग, एकदम फटाफट आंसर देते हैं. ए क्या है? ये किसका स्पेस दिख रहा है, किसका कैविटी दिख रहा है? ये Alveolar cavity. Alveolar cavity. एल्वियोलाई का कैविटी दिख रहा है. ओके, फिर बी क्या दिख रहा है? बी बेसमेंट Basement. मेम्ब्रेन बेटा, है ना, ये स्क्वामोस एपिथेलियम है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है. और ये सी क्या दिख रहा है? Red blood cell. Red blood ब्लड cell. वेसल्स है. यस, ब्लड वेसल्स के अंदर का भी ऐसा पॉपिंस के जैसा जो दिख रहा है वो ब्लड वेसल्स, आरबीसीज है. तो फर्स्ट ऑप्शन विल A बी option. राइट. फर्स्ट ना कि सेकंड? First. A option. First First option. A. First. अच्छा, blood is separated from the air in alveoli by what? Again same question in a different form. Same question. Squamous epithelium, basement membrane and endothelium of the blood alveolar capillaries. Same question है but in a different form. वहाँ पे डायग्राम फॉर्म में था, यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में है. नेक्स्ट 56 का क्या आना चाहिए बेटा? How the transport of O2 and CO2 by blood happens? RBCs and blood. RBCs and RBC and blood plasma. Plasma. Okay. What is the percentage of CO2 carried in the dissolved state? अच्छा, CO2 in plasma. 7%. CO2 in plasma will be 7%. 7%. 7%. hemoglobin forms a compound with किसके साथ? Both दोनों A के and साथ. A and B. CO2 and CO2 O2. के साथ भी और O2 के साथ भी. Okay, 59. इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पे. C incorrect है. CO2 is carried by hemoglobin. Hemoglobin as As- carbaminohemoglobin. हाँ, कार्बा, ये फिर ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कब बनता है? Carbon monoxide. Very good. Carbon monoxide plus hemoglobin forms carboxy hemoglobin. Please note down बच्चा लोग, बाकी के लोग. CO plus hemoglobin is carboxy and CO2 plus hemoglobin is carbaminohemoglobin. शाबाश, very good बच्चा. Next 60 का All of these. This. yes, all of this correct. 61 बताओ बच्चा.
sigmoid. 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 Yes, it is always a sigmoid curve. 62. Lower Low temperature. temperature. लो टेम्परेचर, वेरी गुड। मैंने आपको अभी वो दिखाया ना 4 पैरामीटर्स, वो आपको याद रहेगा। तो अगेन देखो, आप उसी के ऊपर घुमा फिरा आपको इस लेसन में जो कंफ्यूज करने वाला है चीजें, वो है वो फिगर्स, ये ऑक्सीजन और CO2 का क्या फिगर्स होता है वो, फिर ऑल द वॉल्यूम्स, और ये कि फॉर्मेशन कब होता है, डिसोसिएशन कब होता है। ये 4 फैक्टर्स, यही चीज जो है वो आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग करेगा, और उसी के ऊपर से घुमा फिरा के क्वेश्चंस रहेंगे। 63 का देखो बेटा, असर्शन और A रीजन राइट है option. क्या? वो दोनों भी करेक्ट है। बोथ असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट। ओके, यस। 64 Lung surface tissue. D option. यस, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। Carbaminohemoglobin. Hemoglobin. यस, अगेन एंजाइम का क्वेश्चन आ गया। एंजाइम आते ही एक ही एंजाइम है यहाँ पे, Carbonic anhydrase. Carbonic Carbonic anhydrase. तो इजी है कि एक ही एंजाइम याद करना है, ज्यादा ये नहीं है। 67 का अगेन सेम थिंग इन अ Carbonic डिफरेंट anhydrase. फॉर्म, Carbonic सेम anhydrase. थिंग इन डिफरेंट फॉर्म। यस, अब Carbon. इसका याद रखना बच्चों, इट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। हाँ देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको कार्बामिनो एनहाइड्रेस भी दिया है, तो ये कार्बोनिक निक आएगा। हाँ, यहाँ पे कहाँ पर लोकेट है रेस्पिरेटरी सेंटर्स हमारे? Medulla Medulla oblongata. oblongata. ओके, 69 देखो, सिग्नल्स, न्यूरल सिग्नल्स किधर आते हैं? विच Pneumotactic. reduces बोला है, इंस्पिरेशन reduces, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स Pneumotactic आएंगे। center. वेरी गुड बच्चा, ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड टुडे। आई एम वेरी हैप्पी कि आप सब लोग एकदम रेस्पॉन्डिव हो। यस, केमोसेंसिटिव एरियाज किस चीज को डिटेक्ट करते हैं बेटा? Just now we have seen it is always carbon dioxide and hydrogen ions. H plus ion. इन दोनों को ही केमोसेंसिटिव एरियाज डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, अगर CO2 का और H प्लस का देखो, अगर CO2 ज्यादा हो गया तो H प्लस भी ज्यादा होगा, बिकॉज वी हैव लर्न दैट ना, यही H प्लस बाद में कंबाइन होता है। और अगर H प्लस का आयन ज्यादा होगा तो हमारे ब्लड का pH चेंज हो जाएगा। H प्लस आयन अगर ज्यादा हो गया बेटा तो pH चेंज हो जाएगा ना, होगा कि नहीं pH चेंज? यस। Yes. और अगर CO2 एसिडिक ज्यादा हो जाएगा ना, देन CO2 का भी कॉन्सेंट्रेशन होगा तो ज्यादा, मींस दैट इज प्रॉब्लमैटिक फॉर द सेल। सो जब भी ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या कम भी होगा तो भी pH चेंज हो जाएगा। अगर H प्लस आयन भी कम भी हो गया तो भी pH चेंज हो जाएगा। तो दैट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, बिकॉज अगर हमारे ब्लड का pH चेंज हो गया तो पूरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट होगा। सो देयर आर केमोसेंसिटिव एरियाज। केमोसेंसिटिव मतलब ये केमिकल्स के सेंसिटिव है। जैसे CO2 या H प्लस आयन कम ज्यादा हो गया तो ये सेंसिटिव हो जाते हैं। सेंसिटिव होते ही हमारे रिदमिक सेंटर्स को ये मैसेज देते हैं कि बाबा CO2 ज्यादा हो गया। तो CO2 ज्यादा हो गया, वो कंडीशन में क्या करेगा अपना बॉडी? फटाफट लंग्स को मैसेज देगा कि डू द एक्सपिरेशन मोर। तो आप ज्यादा एक्सपिरेशन करोगे, तो एक्सपिरेशन जब फोर्सफुली करोगे तो ज्यादा से ज्यादा CO2 बॉडी के बाहर चला जाएगा। ठीक है, so this is how it works. That is some chemosensitive areas and chemoreceptors. Then 71 देखो बच्चा, sorry, Oxygen. it is obviously the oxygen. एंड अगेन केमोरिसेप्टर्स के बारे में पूछा है, तो किसको रिकॉग्नाइज करता है? फर्स्ट वाले को रिकॉग्नाइज करता है, और किसको सिग्नल देता है? रिदमिक सेंटर को सिग्नल देता है। सो आंसर शुड बी A एंड B। ठीक है, अच्छा, क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब जो धीरे धीरे होता है और रिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल है, जो ठीक नहीं हो सकता। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो सिगरेट स्मोकिंग से होता है? एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा सिगरेट स्मोकिंग से बेसिकली होता है, करेक्ट। देन अस्थमा,
इसमें क्या होता है? What happens during asthma? It's an allergic reaction of mast cell in the lungs. Mast cell, do you remember the mast cell बेटा? याद है आपको मास्ट सेल हमने कहाँ पे पढ़ा था? 11th स्टैंडर्ड में। 11th स्टैंडर्ड में अगर आपको याद है कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था। कनेक्टिव टिश्यू में हमने एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, याद है आपको? एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू जिसमें व्हाइट फाइबर था, येलो फाइबर था। yes ma'am हाँ, या व्हाइट फाइबर था, येलो फाइबर था, और 4 टाइप के सेल्स भी पढ़े थे हमने उसमें। फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस एंड फैट सेल्स, ये 4 टाइप के सेल्स थे। तो आपको याद है मास्ट सेल क्या करता था? मास्ट सेल 2 टाइप के प्रोटीन्स बनाता है, दैट इज अ सेरोटोनिन एंड हिस्टामाइन। ठीक है। सो जब भी बॉडी में कोई अस्थमा होता किसके वजह से? इट्स जस्ट एलर्जिक रिएक्शन। हर किसी को अस्थमा नहीं होता है ना, कुछ ही लोगों को होता है, बिकॉज सम पीपल गेट्स एलर्जिक टू मेनी ऑफ द थिंग्स। अभी किसी को डस्ट का एलर्जी हो सकता है, मतलब ये तो नॉर्मल कॉमन भी है, बट वो अगर डस्ट का एलर्जी इट इज लीडिंग टू मोर ऑफ म्यूकस फॉर्मेशन, देन दैट विल लीड टू अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉल्ड एज अस्थमा। ठीक है। So it is an allergic reaction. Always remember, asthma is an allergic reaction. Next, emphysema. emphysema. ठीक है। जब reduce हो जाएगा space तो emphysema है। Okay. 76. Lungs condition has क्या होगा इसमें? Inflammation of bronchioles and decrease Decrease Very respiratory good beta. surface. Inflammation of the bronchioles and decrease in the respiratory surface. अभी क्या पूछा है? फाइब्रोसिस पूछा है। फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस क्या है? proliferation of fibrous tissues वेरी गुड। पॉलीफरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? पॉलीफरेशन का मतलब है यहाँ वहां घूमना। ठीक है। पॉलीफरेशन मीन्स प्रिपरेशन ऑल्सो यू कैन से। देयर पॉलीफरेशन के 2 मतलब होते हैं। पॉलीफरेशन मीन्स इट इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर, एंड द सेकेंड मतलब ऑफ पॉलीफरेशन इज प्रिपरेशन ऑल्सो। एक टर्म याद रखो, आपको अभी 12th में काम में आएगा। यू विल बी लर्निंग अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, wherein you will be learning this term frequently. Proliferation means preparation. अभी से याद करके रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? आइडेंटिफाई द लंग डिसऑर्डर इन द ऑक्यूपेशन। अच्छा, ऑक्यूपेशन से रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? Fibrosis. यस, फाइब्रोसिस में हमने 2 पढ़ा है, एस्बेस्टोसिस एंड सिलिकोसिस। Silicosis. देन नेक्स्ट वाला ऑड मैन आउट कौन है इसमें? Tetany. टेटानी। यस, टेटानी इज अ, किसकी वजह से होता है टेटानी? मसल स्पैम्स, मसल की वजह से होता है। ठीक है। मसल पूरा अकड़ जाता है, उसे हम टेटानी कहते हैं। ये टेटानी भी आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। विच लेसन यू हैव लर्न टेटानी? इन द लेसन स्केलेटन एंड लोकोमोशन। ओके, देखो बच्चा ये वाला भी एक बार। Rising of CO2 and falling of O2 concentration. वेरी गुड बेटा, बी इज द करेक्ट आंसर। शाबाश। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? एडम्स एप्पल होता है क्या? हाँ होता है। Yes. मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ अप, इसको वाइटल के पास, ये भी राइट है। 20 to 25% ऑफ CO2। ओके, ये भी राइट है। all सब are right है। सभी राइट है। सब तो right फिर ऑप्शन है कैसा? हाँ, Yes. तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 82 का when CO2 concentration during breathing becomes what? अगर CO2 Faster. Faster and deeper. डीपर। यस, अगर CO2 बढ़ गया तो हमें उसको बॉडी से बाहर निकालना है, तो फास्टर एंड डीपर। नेक्स्ट फिक्स 83 carboxy कार्बोक्सी Hemoglobin. कार्बोक्सी कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन।
वेरी गुड। कहाँ गया? 84 ऑक्यूपेशनल। Silicosis. सिलिकॉसिस। ठीक है, अभी ये लास्ट वाला है सेक्शन, दैट इज प्रैक्टिस टू प्रॉब्लम वाला, प्रैक्टिस प्रॉब्लम वाला, एंड देन फिर ये हो जाएगा। चलो अभी इतना आपने किया तो ये भी आपको फटाफट हो जाएगा। अब ये जो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको रिवाइज करने के लिए बोला था उसके ऊपर क्वेश्चन है। सी विच वन शुड बी द राइट। इट इज वेरी सिंपल। B. एक मिनट है बेटा, मेरे को भी थोड़ा कर लेने दो, आप तो मुझसे भी फास्ट फास्ट कर लेते हो। यस, यहाँ तक तो हो जाता है, बट उसको ऑप्शन ढूंढना पड़ता है यहाँ पे। यस, सो बी इज द राइट आंसर। शाबाश। Assertion is true, but reason is Yes, false. assertion is true, but reason is false. Correct. Epiglottis guides air to enter the lungs. Yes, और वो ऊपर कुछ अलग पूछा है। Next 3 is the which of the has the largest diameter. सबसे बड़ा diameter किसका है? Trachea. 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 और एरिया किसका बड़ा होगा? ये तो डायमीटर पूछा था, पर अगर मैं एरिया बोलूंगी तो किसका बड़ा होगा? सरफेस Alveoli. एरिया किसका है? एल्वियोलाई। वेरी गुड बच्चा, शाबाश। एल्वियोलाई का सरफेस एरिया ज्यादा है, डायमीटर इसका बड़ा है, ट्रेकिया का। असेंडिंग ऑर्डर में करो इसको। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा। आई थिंक सो फर्स्ट वाला है। यस, ए राइट है क्या? Yes. Yes, ma'am. एल्वियोलाई डक्ट के बाद ब्रोंकियोल्स, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर ट्रेकिया। इसमें तो दिख ही नहीं रहा है क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन है इन द सेम फॉर्म। हाँ, तो इसमें क्या आएगा? ट्रेकिया से प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर ब्रोंकियल्स, फिर फर्स्ट वाला ही ऑप्शन राइट है। फर्स्ट, उसमें क्या पूछा है समझ में नहीं आ रहा है, बट फर्स्ट वाला ही ऑप्शन करेक्ट है, सीक्वेंस। चलो नेक्स्ट वाला देखो बेटा, इसमें भी अच्छे से दिखे मुझे। फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। All इसमें of से the above. एक मिनट है बच्चा, देखो क्या है। Yes, all of them. Yes. Yes, correct. All of the above. Then correct option पूछा है, following events in the order. Okay. I think so. It should be पहले D, फिर D C. option. C option is right. D. D option. D अच्छा, option. D option is right. Okay, yes. Yes. Okay, which of the following changes occur during expiration? C. Die. Yes, diaphragm relax होता है। Correct. 9 देखते हैं, इसमें भी ठीक से दिख नहीं रहा। आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ एक्सपिरेशन। ठीक है, एक्सपिरेशन ही पूछा ना, कॉजेज ऑफ एक्सपिरेशन। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बिकम्स हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस, Correct. करेक्ट है ना? यस, सो दैट इज द करेक्ट वन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेशन एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, सो सेकंड वाला करेक्ट है, थर्ड वाला भी करेक्ट है ना? और ये तो Second रॉन्ग दिया है, फर्स्ट और लास्ट रॉन्ग दिया है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा ऐसा वाला? B. बी। B.
Okay, identify the correct order of respiratory volume starting from the lowest. अच्छा, lowest से start करना है. A option. Yes. तो सबसे ज्यादा ERV TB से कम, मतलब ERV is more ना, right है ना? Yes. Yes. एक मिनट, from the low, starting from the lowest बोला है. अच्छा हाँ, so TB, yes, TB मतलब tidal volume, that is normal respiration से ज्यादा ERV है, फिर उससे ज्यादा RV, फिर okay हाँ. So yes, 11th का क्या आना चाहिए बेटा? A आना चाहिए. Is more than the expected because क्यों? This is a simple question because residual Residual volume. volume. रेजिडुअल वॉल्यूम की वजह से. इनकरेक्ट मैच क्या है? ये वाला ERV प्लस IC. इट शुड बी ERV प्लस RV रहता है ना. RV. Yes. Then next 14th one, incorrect statement again. Just write this. Okay. Oxygen is compared to higher solubility of oxygen as compared to the diffusion of oxygen. No. C आएगा. So C is the incorrect one. Okay, 15th. See here simple फंडा रहता है, but they are asking in ऐसे फॉर्म ना, मैच द फॉलोइंग, तो मैच करने में एंड देन उसमें ऑप्शंस ढूंढने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है. Okay. Amount of CO2 that can diffuse to the diffusion membrane is much higher as compared to that of the oxygen. Solubility of CO2 is the higher. Okay. तो फिर क्या है? ट्रू तो है दोनों भी. Yes. So tell me what should be the option for 15th? A option. Yes, A option is the right one. 16th one. Same form asked in a condition way. Systemic artery से blood लिया for gas 95. analysis. So कितना होना चाहिए बेटा? 95. 95. शाबाश. Systemic artery में oxygenated blood रहता है. यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? 45. 45. Very good. चलो ये डायग्राम देख के बताओ. X and Y क्या होना चाहिए? अभी तो आपको पता ही है, ये रट्टा ही है. आपको बताओ X and Y क्या आएगा आंसर? 95. 95 and 40 mm. 95 and 40. Very good. 95 and 40. चलो 19 का अगेन वेरी सिंपल. कौन सा एंजाइम है X और Y में? Carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase. कार्बोनिक एनहाइड्रेज. सो कौन सा ऑप्शन आएगा राइट? सी. C option. C. हर जगह वही रहेगा ना, इसीलिए 20 का ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सा कंडीशंस होना चाहिए? 1, 2, 3 and 4 are correct. 5th is wrong. शाबाश. So which option is the C option. C option? 21 देखो बेटा. अगर CO2 लो है और लो H प्लस भी है, क्या होगा बेटा? बहुत सिंपल सा चीज से घुमा फिरा के पूछा है. C. Oxygen will not dissociate from Yes, oxyhemoglobin. क्योंकि लो CO2 है ना. ऑक्सीजन को डिसोसिएट होने के लिए क्या चाहिए? हाई CO2 चाहिए. जब तक हाई CO2 नहीं होगा तब तक वो डिसोसिएट नहीं होगा.
Which is true for CO2 concentration? B option. Yes, more in expired air than the alveolar air. Then diffusion of CO2 across the alveolar membrane is faster than O2 because it is more soluble, है ना? मैंने आपको बताया था कि it is more soluble. CO2 is more soluble than the oxygen. Do you remember this point? I have explained you for solubility also during the normal PPT. During transport of CO2, blood does not becomes acidic. अच्छा, क्यों नहीं होता acidic? इसमें हमने कौन से इसमें पढ़ा था? ये हेल्डेन्स इफेक्ट में नहीं, सॉरी, हैम्बर्गर्स इफेक्ट में पढ़ा था कि एसिडिक क्यों नहीं होता? Blood does not become acidic although carbonic acid is produced because tell me fast. हैम्बर्गर्स इफेक्ट में मैंने आपको बताया था, who will act as a blood buffer? H Present plus blood hemoglobin, H plus hemoglobin जिसको हम reduced hemoglobin बोलते हैं. If you remember the PPT, याद है आपको? H plus hemoglobin is called as a reduced hemoglobin which will act as a buffer to maintain. Buffer का मतलब क्या होता है बेटा? बफर मतलब टू मेंटेन द पीएच, ना एसिडिक होना ना बेसिक होना. जो नॉर्मल पीएच है ब्लड का 7.4, उसको हमेशा मेंटेन करने का काम है बफर का. अंडरस्टूड? समझा कि नहीं समझा? Yes, ma'am. Yes. 25 देखो बेटा. Low PO2 in Low. tissue. Yes. Which of the following blood vessel will lose maximum O2? Which one? Capillaries. Which of the following blood vessel will lose maximum of O2? Tell me fast. Yes, children, what should be the answer? Capillaries of the body. How? Tell me how. Yes? बताओ तो. अरे all there बच्चा. See, capillaries of the body मतलब capillaries of tissues, है ना? There is low amount of there is low partial pressure of carbon this oxygen. टिश्यू के अंदर बॉडी बोल रहे हैं तो मतलब टिश्यू का बोल रहे हैं ना बेटा. तो टिश्यू के अंदर क्या होता है? टिश्यू के अंदर हमेशा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहता है और ऑक्सीजन का कम होता है कि नहीं? Thus capillary will lose more amount of oxygen. Understood? Yes or no? समझा? Yes, ma'am. अंडरस्टूड और नॉट? समझा गया कि क्या बोला मैंने? क्या बोला उन्होंने कि विच ब्लड वेसल विल लूज मैक्सिमम ऑफ O2. तो O2 को जाने के लिए किस चीज का जरूरत है? हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत है. तो हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किधर रहता है बेटा? इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द टिश्यूज, मतलब बॉडी में प्रेजेंट है, हमारे टिश्यूज में प्रेजेंट है. तो जब भी टिश्यू में ज्यादा CO2 रहेगा तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड इन द बॉडी, मतलब इन द टिश्यूज. अंडरस्टूड?
ओके, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, आई होप आपको समझा है ना, नहीं समझा तो आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन. अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टोल्ड यू? Yes, ma'am. ओके, 27 का फिर बताओ मुझे. ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है. चल टेल मी. What should be the answer for 27? Artificial respiration is given to a person to save him from drowning. Drowning मतलब ऐसा at the rate of 10 to 15 times per minute only. This is because lungs are ventilated best at this rate. समझा? Then 27 के बाद 28. Match the following करो फटाफट. Do match the following. So first का क्या आना D. चाहिए? Yes, correct. D. D option. Next 29. सिक्स को छोड़ B. के बाकी सब. Yes, so D option. Very good, beta. 31. Difficulty in breathing. 1, 3 and 4. Yes, 1, 3 and 4. Shabash. Very good. Very fast. 31. Beautiful. So all are correct, no? Yes, all Yes. are correct. And 32 का देखते हैं. Match the following. Let's see. Then okay. Tell me D. क्या होना चाहिए? D option. Yes. शाबाश. Very good. Sleeping. Sleeping के टाइम पे. अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? Partial pressure of oxygen decreases, thus more Decreases. RBCs needed to trap oxygen. Thus more RBCs are need to be trapped the oxygen. Okay. Okay. फिर ये लास्ट पार्ट आ गया है. प्रैक्टिस टू पॉन्डर, प्रॉब्लम्स टू पॉन्डर. यू ट्राई बाय योरसेल्फ. आई थिंक ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं इसमें. एक मिनट देखूं. अच्छा, कितने? 3 ही क्वेश्चंस हैं. अच्छा. 3 questions. विल यू बी एबल टू सॉल्व और शैल वी सॉल्व नाउ? ये सीक्वेंस आप ही मुझे बताओ क्या आएगा. नेजल टिम्बर से किधर जाना चाहिए? Pharynx. Pharynx. नेजोफेरिंग्स में जाना चाहिए, है ना? फिर ट्रेकिया, Yes. फिर लैरिंग्स में गया. Trachea. फिर लैरिंग्स से किधर जाएगा? ट्रेकिया में. Trachea. Trachea. ब्रोंकाई से Bronchi. Bronchioles. Bronchiole. सो ए ऑप्शन इज द राइट वन. Yes. इसमें क्या है? ऑड वन आउट पूछा है. ऑड वन आउट. ये तो राइट है. एल्वियोलाई, मैमल, हाई PO2. उन्होंने ऑड वन आउट पूछा है ना बेटा? Yes, miss. First one में alveoli है. हाँ. D Second option. में mammals है. Mammals. हाँ. सो कौन सा Third में रहेगा? high PO2 है. तो B आएगा. हाँ, हाँ. B. B is the correct answer, right? Wow. फास्ट फास्ट सॉल्व कर लिया आप लोग तो. थर्ड वाला ये भी लास्ट ही क्वेश्चन है. देख लेते हैं ये भी अभी. अच्छा, इसमें क्या पूछा? आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ओके, ठीक है.
फर्स्ट वाला तो इनकरेक्ट है, सेकंड वाला राइट है, फोर्थ करेक्ट वाला करेक्ट। थर्ड वाला भी इनकरेक्ट है और फोर्थ वाला राइट है। तो ऐसा कोई Correct है। ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है ऐसा? सी ऑप्शन First or सी yes, so C is the correct option. Yes, very good. So we have completed all the questions in fact. So beta, you can see that we have completed this NEET also. Try to solve as many of questions. जितने questions आप solve करोगे बेटा उतना आपके लिए अच्छा होगा।